मैंने आपको जो है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बताया था। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है एक साइंटिस्ट का ऑस्टेड उसने किया था। एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने एक वायर ली थी, जो ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो करवाया है, बैटरी से करंट करवा दिया, करंट फ्लो करवाया। मैंने आपको ये बताया था कि इस करंट का अगर आप कोई भी सेक्शन लेते हो, कोई भी एक सेक्शन ले लो, जैसे ग्रीन कलर का जो सेक्शन है, इसमें हमेशा जो नेट चार्ज रहेगा वो जीरो रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस सेक्शन के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है। इस सेक्शन के आपको मैं अगर यहाँ पे बना दूं, तो इस सेक्शन के अंदर ये वाला सेक्शन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन, इसके अंदर प्रोटॉन्स तो फिक्स है, ठीक है, क्योंकि वो एटम्स के अंदर रहते हैं तो वो मूव नहीं करते, और एटम मूव नहीं करते, ठीक है। मूवमेंट सिर्फ किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स। होगा क्या, यहां से अगर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन हमेशा निकल भी जाएंगे। तो अगर इसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो चार इलेक्ट्रॉन्स, दो यहां से निकले तो 6 हो गए, और दो यहां से निकल गए तो 4 हो गए। तो हमेशा जो है किसी भी सेक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इसलिए नेट चार्ज जो है किसी भी एलिमेंट में वो जीरो रहता है। अगर नेट चार्ज जीरो होगा तो ये अपने आसपास, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसे करंट कैरिंग वायर बोलते हैं, ये अपने आसपास जो है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑस्टेड को उस समय तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पता था। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसके दिमाग में है, पता है उसे कि आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं, तो उसने एक चार्ज लिया, चार्ज को पहले रेस्ट पे रखा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्ज रेस्ट पे रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो वो रेस्ट पे ही रखा रहेगा। तो उसने बोला कि यार ये ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल ठीक आ रही है कि वो रेस्ट पे हो, रेस्ट पे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वो रेस्ट पे ही पड़ा। लेकिन जैसे उसने मूवमेंट स्टार्ट की, जैसे उसने वेलोसिटी देनी स्टार्ट की, अब ऑब्जर्वेशन आनी कैसी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, उस पर फोर्स नहीं लग रही, और फोर्स नहीं लग रही तो जिस डायरेक्शन में आप उसे मोशन दोगे उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन भाग जाएगा। अगर आप इसे ऐसे मोशन दोगे तो किसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन भागना चाहिए, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। लेकिन हुआ क्या कि ऑस्टेड ने जैसे ही इसे मोशन दिया, जैसे वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, तो ये सीधा ना जाके इस तरफ निकल गया, ऐसे ऐसे निकल गया, डेविएट कर गया अपने पास, ठीक है। अब उसने बोला ये तो कमाल की चीज है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, फिर भी डेविएट कर रहा है। तो उसने बोला चलो ऊपर की तरफ देख लेते हैं। ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी तो स्ट्रेट लाइन ना जाके ऐसे डेविएट कर गया, ठीक है। तो क्योंकि डेविएट कर रहा है तो उसने बोला कि देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ट्रैक, इस पर कोई फोर्स तो लग रही है। अब उसने एक चीज बोली कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं लगा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, तो कौन लगा रहा है? और फील्ड ही लगा सकती है, क्योंकि आसपास जो कोई धक्का भी नहीं दे रहा है। तो उसने बोला कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एक और फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। उस फील्ड का नाम उसने मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया, ठीक है। और उसने कुछ चीजें और स्टेटमेंट बोली कि क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड, एक और फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो ये फील्ड जो है ये चार्ज के मोशन की वजह से कर रही है। ये चार्ज की वजह से नहीं कर रही है, सिर्फ चार्ज की वजह से नहीं, चार्ज के मोशन की वजह से कर रही है। चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं किस वेलोसिटी के साथ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। बात समझ में आएगी? यस, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं जरा बता दो। ये मैं पिछली बार बता चुका हूँ। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया था कि जब चार्ज मूव करता है तो वो दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मूव करता है, दोनों प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कर रहा है। अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं कर रहा? तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है वो, लेकिन वो क्या रहा है कि यहाँ पे सेक्शन में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई इधर, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ?
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरा मेन टारगेट यहाँ पे भी क्या है, इस पूरे चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करके करूँ। क्या सबसे पहले हम सिर्फ क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। हमें पता चल गया ना करंट कैरिंग वायर जो है अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम सिर्फ वही निकालेंगे, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इस चैप्टर को नाम क्या दिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, करंट के फ्लो होने की वजह से, चार्ज के फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, और उस इफेक्ट को क्या बोलते थे, बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए मैं जो हूँ सीधा चले जाता हूँ आगे, ठीक है। क्योंकि मेरा पहला टारगेट यहाँ पे ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, और थोड़ा सा ढंग से देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो थोड़ा ढंग से देखना है। अब हुआ क्या कि जब पता चल गया कि भाई आसपास क्या प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो अब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट करते गए। तो एक्सपेरिमेंट किसने किया था, दो साइंटिस्ट थे, बायोट एंड सावर्ट्स। आगे चल के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इसी में, ध्यान देना, इसी में यही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। कभी ये चार्ज को एक तरफ मोशन देते हैं, फिर इस तरफ मोशन दे रहे हैं, फिर नीचे मोशन दे रहे हैं, फिर एंगल में मोशन दे रहे हैं, और ये फाइंड आउट करते जा रहे हैं कि फोर्स कितनी लग रही है उसमें। और फोर्स से उन्होंने जो है एक लॉ बनाया, फोर्स कैलकुलेट करके उसने मैग्नेटिक फील्ड का अंदाजा लगाया कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी, किन किन चीजों पर डिपेंड है, ठीक है। तो इसका नाम दिया उन्होंने बायोट सावर्ट्स लॉ। और ध्यान देना ये लॉ है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा आया है, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझने से। इसके दो फॉर्म है, बायोट सावर्ट्स लॉ इन चार्ज फॉर्म, पहला होगा चार्ज फॉर्म और दूसरा होता है करंट फॉर्म, ठीक है। बुक में क्या दिया जाता है, करंट फॉर्म दिया जाता है, मैं आपको चार्ज फॉर्म बताऊंगा और चार्ज फॉर्म से क्या करवाऊंगा, करंट फॉर्म डिराइव करवा के दिखाऊंगा। तो थोड़ा ढंग से देख, ठीक है इस चीज। अब देखो क्या बोला गया, बायोट ने क्या बोला, बायोट सावर्ट, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलके क्या बोला कि जैसे अभी हम देख रहे थे कि कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए चार्ज ऐसे, अब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो ये अपने आप जो है अपने आसपास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है अपने आप, क्योंकि यही चीज मैं आपको बता रहा था, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा था अभी, जो पहले मैंने जो चीज बताई थी, जो करंट कैरिंग वायर है उसमें कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना v वेलोसिटी के साथ, तो उस मूवमेंट की वजह से आसपास क्या आ रही है, मैग्नेट, ठीक है। तो कोई भी चार्ज अगर v वेलोसिटी से कहीं पे मूव कर रहा होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अपने आसपास क्या क्रिएट कर लेता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, ठीक है। ध्यान से समझना, इसे मैं हटा दे रहा हूं, मैं इस डायग्राम को लिख रहा हूं, इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए क्या है बेसिकली, अब चार्ज देखो, चार्ज को देखो, ये है चार्ज, ये भाग रहा है इधर v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ढंग से देखना। मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं जो कि इस चार्ज से इस इंस्टेंट पे, ध्यान देना इस इंस्टेंट पे ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, r वेक्टर दूरी पे। ये चीज समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं, इस a पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। इस इंस्टेंट पे ऑब्वियसली बात है चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे से रेस्ट पे मान, मैं चाहता हूं इस चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। अब
ये किस किस के प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान देना। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं फिलहाल बी से, ठीक है, बी वेक्टर है, ठीक है ना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड देख रहा हूं कि किस किस के प्रोपोर्शनल है, किस किस चीजों के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ध्यान देना कि सबसे पहले जो प्रोपोर्शनल होती है वो होती है चार्ज की। कहने का मतलब जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा ए पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं फिर बता रहा हूँ ये लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा है, ठीक है ना। तो ये मत पूछना कि सर कैसे उसने पता लगाया, एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट के द्वारा है, ठीक है। ये मत पूछना कि सर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करता है, रीजन बताओ, नहीं पता, नहीं पता, कई चीजें नहीं पता होती, फिजिक्स को नहीं पता होती, ठीक है। हमें ये पता है कि चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, उसके लिए बहुत जो है आपको ये पढ़नी पड़ेगी, क्या बोलते हैं आगे चल के जो है थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। रीजन जो है एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चलता है कि व्हाई द चार्ज इज प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा क्या हो रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, नहीं पता चलता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ लेनी है, ठीक है, इट इज अ लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ए पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहां पे निकाल रहे हो तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, लेकिन अगर आप यहां निकालोगे लगभग कितनी दूरी पे, 2r दूरी पे, चार से कितनी दूरी पे, 2r दूरी पे, तो क्या हो जाएगी, B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे E इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे B मैग्नेटिक फील्ड है, B से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप इसी डायरेक्शन में आप A पे ना निकाल के इस पॉइंट B पे निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब घट के कितना हो जाएगी, 1/4 टाइम्स। इससे पता चलता है कि उसी डायरेक्शन में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो, 2r डिस्टेंस पे जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड घट गई, कितना घट गई, 1/4 टाइम, इसलिए इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तीसरा जो उसने फाइंड आउट किया बायोट सावर्ट ने, कि जो बी था ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आल्सो, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, कितनी तेजी के साथ भाग रहा है, चार्ज जितने तेजी के साथ भागेगा, जितना तेजी के साथ भागेगा उतना ही ए पे ज्यादा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जितना ज्यादा तेजी के साथ भागेगा। बात समझ में आई। अगर सिर्फ इतना होता ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, फिर ये बिल्कुल कैसा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही होता मामला, क्योंकि ऊपर बस चार्ज की जगह क्या आ गया, चार्ज और वेलोसिटी आ गया, तो नीचे आर स्क्वायर बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन एक चीज और उन्होंने देखी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक और चीज पे डिपेंड करती है, ध्यान देना, इस पे साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है, where theta is the angle between velocity and position vector. वेलोसिटी और ये जो आर वेक्टर के बीच में एंगल है, ध्यान देना कितना है, ये देखो ये एंगल, इसको आप थीटा भी ले सकते हो, फाई भी ले सकते हो, जो आपको लेना है, इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि जब थीटा
थीटा जब सबसे ज्यादा होगा, चलो ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, कंबाइन कर लेता हूँ उससे, मैं फिर आपको बताऊंगा कि थीटा ज्यादा होगा तो फिर उससे क्या होगा, थीटा कम होगा तो उससे क्या होगा। तो ये चार चीजें उसने फाइंड आउट की एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उस चारों चीजों को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद कुछ ऐसा आता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बुक में आपको मिलेगा नहीं, बुक में करंट फॉर्म दी जाती है, ठीक है, लेकिन मैं चार्ज फॉर्म बता रहा हूँ, ये है बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म से फिर मैं करंट फॉर्म में जाऊंगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, कितना आता है, वी नॉट बाई 4 पाई। जैसे वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे मी नॉट बाय 4 पाई होता है, वेयर मी नॉट इज कॉल्ड, वहां पे क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे होता है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमियाबिलिटी होती क्या है, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा, अभी बताऊंगा कुछ समझ में नहीं आने वाला, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा परमियाबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है, ठीक है, कैसे घटाई जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और अगर आप इसकी यूनिट देखते हो तो यूनिट जो है कुछ कैसी आएगी, देखो, सबसे पहले तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देता हूँ, यहाँ पे लिखवा देता हूँ बैठ गई है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा यूनिट है टेस्ला, ठीक है। निकोला टेस्ला एक मतलब एक साइंटिस्ट रहा है, इन्वेंटर रहा है 18 सेंचुरी में, उसी के नाम पे पड़ी है, ठीक है, निकोला टेस्ला, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट, और एक सीजीएस यूनिट भी है, वो होती है गॉस, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि 1 टेस्ला जो होता है, कन्वर्जन फैक्टर बता दे रहा हूँ, अगर आप टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10⁻⁻⁴, ठीक है। अगर चाहोगे तो मैं कन्वर्ट करके दिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, कन्वर्ट करके दिखा दूंगा, ठीक है, कैसे आता है कि मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बट याद रखना, ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये जो बी है इसकी यूनिट हो गई टेस्ला, आर स्क्वायर की हो गई मीटर स्क्वायर, ठीक है। नीचे आएगा चार्ज और वेलोसिटी, चार्ज की होती है एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है, सेकेंड, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड गया, मीटर मीटर गया, तो क्या आ गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये चीज याद रखिए, ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ, यूनिट निकालना आप खुद समझते हो उस चीज को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये है चलो, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, वैक्यूम, ये वैक्यूम के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। 4 पाई 10⁻⁻⁷, ये सिर्फ वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है, अगर आपने मीडियम चेंज किया तो फिर ये चेंज होता है। अब ये क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, ये मैं आपको मैग्नेटिज्म में बताऊंगा, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई पूछता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ लेना है कि म्यू नॉट है 4 पाई 10⁻⁻⁷ ओनली फॉर फ्री स्पेस, लेकिन जैसे ही आप फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, लेकिन जैसे ही आप मीडियम चेंज करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे फ्री स्पेस ना लगाया, फ्री स्पेस नहीं है मान लीजिए, और कुछ और मीडियम लगा दिया, मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो फिर ये चेंज हो जाता है, कितना होता है वो मैग्नेटिज्म में, बैटरी है वहीं पे करो, ठीक है। अब ये है, अब अगर आप देखोगे तो
ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, वेक्टर फॉर्म में, तो आप कैसे करोगे, ध्यान दें। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π क्यू। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करता हूं, r से डिवाइड कर देता हूं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, r वेक्टर के बीच का एंगल। ये देखो v और r वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया, ठीक है। ऊपर देखो अब क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म में। देखो ध्यान देना, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखो, μ0/4π q। अब वी आर साइन थीटा, तो वी आर साइन थीटा जो होता है वो उसे लिखा जाता है v क्रॉस r। ये आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे कि सर v क्रॉस r क्यों लिखा, r क्रॉस v क्यों नहीं लिखा? तो ऑब्वियस सी बात है, पहले एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके बाद लॉ बना। पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसके बाद लॉ बनाया जाता है। तो उन्होंने ऐसा देखा होगा कि जब v क्रॉस r कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की सही डायरेक्शन आ रही है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? पहले एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद लॉ बनाया, ठीक है। तो v क्रॉस r जब मैं कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सही आ रही थी, इसलिए उन्होंने v क्रॉस r। ठीक है। अब अगर आप ढंग से देखोगे, अगर इसी में देखोगे, तो मैं कुछ स्पेशल केसेस आपको बता देता हूं, ध्यान देना। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी, मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से समझना कि ये है चार्ज, ये भाग रहा है इस तरफ। अब r कहां कहां ले सकते हो, r मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। तो r यहां पे भी ले सकते हो आप, एक ये पॉइंट आ गया। r यहां पे भी ले सकते हो, एक पॉइंट ये आ गया। r यहां पे भी ले सकते हो, एक पॉइंट यहां आ गया। r यहां पे भी ले सकते हो। तो ऐसे तो r बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उससे r दूरी पे कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कब आती है, जब थीटा कहां कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब ऐसे पॉइंट कहां पे होंगे, ध्यान देना। ये चार्ज है, ये भाग रहा है इस तरफ, तो ऐसे पॉइंट यहां होंगे, ध्यान देना। ये सर्कल बना रहा हूं ऐसे। आप ऐसे सोचो कि जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लो, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर बिल्कुल, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वो भाग रहा है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक प्लेन लेना है। इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो 90 डिग्री पे देखो, जितने भी पॉइंट्स हैं। ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये भी एंगल 90 है, ये भी 90 है। इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देख लो, बेटर ये है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ थोड़ा ढंग से समझ में आएगा। ये देखो, ये 3D में डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। इस वेलोसिटी और उसको मैं हटा देता हूँ। अगर आप ढंग से देखते हो तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इस इंस्टेंट पे ये भाग रहा इधर है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये उस प्लेन में है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। इन सारे पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए थीटा कितना है, 90। तो व्हेन थीटा इज 90, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा आती है, मैक्सिमम आती है। कितनी, μ0/4π क्यू वी आर अपॉन आर क्यू, या इसी को लिख सकते हैं सबसे ज्यादा। यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम मैग्नेटिक,
यस, समझ में आया? देखो यहाँ पे, पता नहीं मेरा वीडियो दिख रहा है सभी को, दिख रहा है क्या वीडियो? यस सर। तो देखो ऐसा है, अगर जैसे पार्टिकल ऐसे भाग रहा है, ठीक है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है, ऐसे, तो इस इंस्टेंट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, सबसे ज्यादा यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, इन पॉइंट्स पे ऐसे, इन पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा, अच्छा, ये पहला केस है, ठीक है, पहला केस है। दूसरा केस, बाकी केस में बताता हूँ कि पहला हो गया। कुछ ऐसे पॉइंट है जैसे थीटा इक्वल टू 0 और 180। थीटा इक्वल टू 0 कौन से पॉइंट है? देखो बिल्कुल आगे वाले पॉइंट्स, बिल्कुल जो आगे वाला पॉइंट है, एक तो ये और बिल्कुल पीछे वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट आगे और पीछे वाले, ये सारे पॉइंट्स, इन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 होता है। क्यों होता है? देखो, मिनिमम, मिनिमम क्या, सबसे, बल्कि कम ही बोलूंगा, मिनिमम ही बोलूंगा, V0/4 QV साइन 0, 0 और 180, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो कितना आ जाएगा? 0। मतलब कभी भी चार्ज अपने आगे, क्या ध्यान देना, कभी भी चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, अपने आगे और अपने पीछे कभी भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता। बाकी सब जगह करेगा, ठीक है, कभी भी आगे और पीछे नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें समझ में आ गई, और बाकी जगह इन दोनों के बीच में रहती है। सबसे ज्यादा कहां कर रहे हैं? सबसे ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे चार्ज यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो सबसे ज्यादा करेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये सारे पॉइंट आर दूरी पे हैं और सबसे ज्यादा एंगल है, ठीक है ना, थीटा 90 है यहाँ पे, वेलोसिटी और आर के बीच में सबसे ज्यादा एंगल, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, सब 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो अगर आप यहां से ऐसे मान लीजिए पार्टिकल को अगर आप स्टैटिक कर दो और आप ऐसे मूव करो ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सबसे ज्यादा फिर घटती जा रही है, 0, बढ़ती जा रही है मैक्सिमम, फिर क्या है, घटती जा रही है 0, और फिर बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना ही है, अगर समझ गए तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बताइए किन पॉइंट्स पे ये चार्ज इस पोजीशन में, मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं, आप बस मुझे बताना कि कहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, कहां पे मैक्सिमम है। देखो, ए, बी, ठीक है, सी, डी और ई, मैग्नेटिक फील्ड 0। किन पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी? ई एंड डी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल पीछे वाला पॉइंट और सबसे आगे वाला पॉइंट, ई एंड डी पे क्या होगी? 0 होगी। बताइए सबसे ज्यादा कहां पे होगी? ए एंड बी पे, बहुत बढ़िया, ए एंड बी पे सबसे ज्यादा होगी। और डी पे कहां होगी? सी पे कहां पे होगी? ए और बी पे सबसे ज्यादा, और सी पे क्या होगी? बीच में, है ना, बीच में, मैक्सिमम और 0 के बीच में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो कौन सा रूल लगेगा? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल।
तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप क्या करोगे, अपनी राइट हैंड का फिंगर, राइट हैंड का थंब किस डायरेक्शन में, यहाँ पे बता रहे, राइट हैंड का जो थंब है, ठीक है, ये है राइट हैंड का थंब, ये राइट हैंड का थंब है ऐसे, ठीक है। तो राइट हैंड का थंब आप किस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, इंक्लाइन कर लोगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और अब आप ये देखोगे कि आपकी उंगलियां किस डायरेक्शन में कर्ल कर रही है। तो जैसे ध्यान देना, अगर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल भाग इधर रहा है, ऐसे भाग रहा है, तो आप अपना अंगूठा वेलोसिटी की तरफ कर दो और उंगलियां देखो कैसे जा रही है, उंगलियां ऐसे रोटेट हो रही है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, ठीक है, समझने की कोशिश करना। राइट हैंड की उंगलियां, राइट हैंड के थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में इंक्लाइन कर दो ऐसे, ठीक है। अब उंगलियों को देखो, उंगलियां कैसे रोटेट हो रही है, उंगलियां ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है ना। तो कैसे जाएगी, अगर फ्रंट डायरेक्शन में देखोगे, ऐसे फ्रंट डायरेक्शन में देखोगे तो आपको कैसे दिखेगी, जो मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो ऐसे रोटेट करती हुई दिखेगी ऐसे। तो यहाँ पे दिखाया भी है, अगर आप देखोगे ढंग से तो आपको पता चलता है कि जब आप इधर मूव कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्रिएट हो रही है, ध्यान देना, हर जगह क्रिएट हो रही है, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ। फिर वैसे ही अगर आप इसके बिल्कुल नीचे जाओगे तो इधर जाएंगी ऐसे, और बिल्कुल यहाँ पे जाओगे ऐसे सर्कल बना लोगे तो यहाँ पे जाएंगी। इसी प्लेन में मूव कर रहा हूँ, ध्यान देना, ऊपर की तरफ, तो ये सर्कल बना देती है ऐसे। ये एक प्लेन में बात चल रही है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? हर जगह यही चलेगा, बस कहां पे नहीं चलेगा, स्ट्रेट लाइन, आगे और पीछे, ये नहीं, वहां नहीं होगी, बाकी हर जगह। बात समझ में आई? तो राइट हैंड थंब रूल, अब राइट हैंड थंब रूल मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं यहाँ पे जब मैं ये शेयर करूंगा तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। आपको बस क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, लिख ही देता हूँ, बैटरी नाम बोलोगे सब लिख दिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। ये जो काम कर रहा हूं ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज ओरिएंट दी thumb along the velocity vector, then curling of finger shows the direction of magnetic. ये है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। बात समझ में आई? और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे जब आप नेगेटिव चार्ज डालोगे, नेगेटिव चार्ज डालोगे, यहाँ पे जब आप नेगेटिव चार्ज डालोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया V क्रॉस R, तो फिर इसको आप क्या लिखोगे, R क्रॉस V, ठीक है, नेगेटिव आ गया ना बीच में। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ?
हाँ, तो फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक तरीका है। एक और तरीका बता देता हूं, देखो। अब आर क्रॉस वी कर लो, वी क्रॉस आर करो। बेटर ये है कि आप वी क्रॉस आर करो। देखो, अगर आप समझते हो तो अपने, ये तो एक तरीका था, ठीक है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है कि आप राइट हैंड थंब रूल ही लगाओ। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि पहले वेक्टर की तरफ आप क्या कर लो, जैसे ये है, ध्यान देना, पहले वेक्टर की तरफ, ये है पहला वेक्टर v, ठीक है, और आप यहाँ पे निकाल लो, ऐसे यहाँ पे निकालना चाहते हो, तो ये हो गया r, तो v क्रॉस r, तो यहाँ ऊपर चले जाएगा ऐसे। बात समझ में आई? फिर ये v यहाँ निकालना चाहते हो, ये हो गया r, तो v क्रॉस r, यानी कि यहाँ पे ऐसे चलेगा। बात समझ में आ रही है? दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? v, ये v वेक्टर हो गया, ये r वेक्टर हो गया, तो v क्रॉस r, यानी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे चल जाएगी। वैसे यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऐसे। बात समझ में आई? लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करोगे? नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा है। नेगेटिव चार्ज जो है उल्टी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे कर रहा है तो नेगेटिव उल्टी करेगा। तो बेटर ये है आप पॉजिटिव के लिए निकाल लो, अगर नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा तो उल्टा उल्टा कर देना पॉजिटिव। समझ में आया मैं क्या बोला? मैंने क्या बोला? जैसे आपसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ऐसे, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा, डायरेक्शन क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या करोगे? आप इमेजिन करोगे कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसका भाई बैठा हुआ है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन प्लस ई, प्रोटॉन भाग रहा है। अब प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, मैंने बता दी, वेलोसिटी इस तरफ ऐसे भाग रहा है, ऐसे बनाएगा। तो अगर प्रोटॉन ऐसे बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन उल्टा बनाएगा। ये करते हैं और कुछ, ठीक है। ये तरीका हो गया। अब ये पहला है, ठीक है ना, ये पहला है, ध्यान देना। अब मैं करंट फॉर्म में दे रहा हूं आपको, करंट फॉर्म में दिखाऊंगा, ठीक है। फिर मैं एक दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि कैसे करना है आपको, ठीक है। अब ये चीज ध्यान देना, ये था चार्ज की वजह से, ठीक है, चार्ज फॉर्म में, ये जो मैंने अभी बताई है ये चार्ज फॉर्म है, ठीक है। अब करंट फॉर्म बता रहा हूं, करंट फॉर्म देखना जरा क्या होगा। करंट फॉर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? अब इमेजिन करो कि एक वायर है, ध्यान से समझना इस चीज को। एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। अच्छा, जब करंट फ्लो कर रहा है तो आप ये मान के चलो कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। इमेजिन करो इसमें कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, ठीक है ना। बेटर ये है कि आप इस तरीके से दिमाग में यूज करो, दिमाग लगाओ कि कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। क्योंकि मैं सिर्फ क्या देखना चाहता हूं कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है। आप इमेजिन करो ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इतने सेक्शन में, ध्यान देना, सिर्फ इतने से सेक्शन में, इस सेक्शन की लेंथ कितनी है? dl। इस सेक्शन की वजह से r दूरी पे एक पॉइंट लिया, यहां पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? छोटी सी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे कितने सेक्शन बनेंगे? बहुत सारे सेक्शन होंगे, क्योंकि इसी सेक्शन में चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, चार्ज तो पीछे से भी आ रहे हैं, उसके पीछे से भी आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ इतने छोटे से सेक्शन में की वजह से, क्योंकि इस छोटे से सेक्शन में जो चार्ज है वो भी मूव कर रहे हैं, करंट ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ये चार्ज मूव कर रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इस छोटे से सेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आ रही है यहाँ पे? तो अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर हमें पता है कितनी, आपने ऊपर ही बताया, μ0/4π, ठीक है। कितना था? Q v v d हो गया यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, साइन थीटा। अब थीटा क्या था? ये है r और ये है vd वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा, ठीक है, थीटा अपॉन r। यहां तक आया समझ में सभी को?
बहुत बढ़िया। अब मैं देखना एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ चीजें मैं बताता हूँ आपको, ध्यान देना इसमें। अच्छा यहाँ बेटर ये है कि इसमें जो है ना, ये जो चार्ज है ये मैं लिख देता हूँ, इसमें कितना चार्ज होगा ध्यान देना। चार्ज ऑन दिस सेक्शन, ये मैं लिख देता हूँ कितना होगा इसके अंदर चार्ज, कितना होगा ध्यान से समझना। क्योंकि ये एक मटेरियल है तो इसकी क्या होगी, एक नंबर डेंसिटी होगी। किसी को याद है नंबर डेंसिटी क्या था? नंबर डेंसिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? याद है किसी को? करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराया था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही मानो, यहाँ पे जो नंबर डेंसिटी है वो मानोगे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट आप ऐसे सोचो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के भाई हैं, और इलेक्ट्रॉन के भाई कौन से होते हैं? आप ऐसे सोचो प्रोटॉन्स है, इमेजिन कर लो प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ठीक है? आप ऐसे सोचो तो इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे? तो आप क्या बोलोगे सर, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल, इस मटेरियल का, इस पूरे का, इतने पार्ट का वॉल्यूम कितना है, इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो इसके अंदर कितने चार्ज हैं वो मुझे पता चल जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डीएल। आया समझ में? मैंने क्या बोला, समझ में आया? यस सर। नंबर डेंसिटी क्या दे रहा है आपको? नंबर डेंसिटी बता रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू डी एल, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बेटर ये नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और हर एक के ऊपर कितना चार्ज है, ई। तो ये आपका क्या आ गया, क्यू। नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या देगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप ऐसे सोचो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? वैसे पॉजिट्रॉन्स होते हैं, ध्यान देना, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, पॉजिट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो भाई होता है, बिल्कुल उल्टा जो भाई होता है वो होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है? तो n इनटू वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या देगा, नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन। तो चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन का क्या होता है, प्लस e। तो ये है आपका Q। ये उठा के डालो तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड देखो कितनी आती है, V0/4 पाई। ढंग से समझना इस चीज को, NEA/dl VD sin थीटा बाय r²। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ध्यान देना क्या कर रहा हूं। NEA/VD को एक साथ कर देता हूं, DL को अलग कर देता हूं। कौन मुझे बताएगा NEA/VD क्या होता है? करंट। करंट। ये सब पढ़ा हुआ है आपने। ये है क्या, बायो-सावर्ट्स लॉ इन करंट फॉर्म। करंट फॉर्म में मतलब इसमें करंट आ रहा है, ठीक है? बुक में क्या लिखा रहता है, बुक में ऐसा लिखा रहता है कि छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगी, और थीटा। अब थीटा किसके बीच का एंगल है, ये है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि थीटा यहाँ पे, अब ध्यान से समझो। वैसे तो थीटा किसके बीच में एंगल है, वेलोसिटी और r के बीच में। ड्रिफ्ट, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और r के बीच का एंगल होगा, लेकिन यहाँ पे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ही नहीं, इस फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है नहीं, तो आप किसके बीच में लोगे? तो आपको ध्यान से समझना, एक चीज माननी पड़ती है। क्या माननी पड़ती है, क्या माननी पड़ती है, ध्यान देना। आई तो वैसे ही रखा, आई स्केलर क्वांटिटी है, dl r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, r से डिवाइड कर रहा हूं, तो r क्यूब आ गया नीचे,
तो इस डीएल को एक वेक्टर मानना पड़ेगा। करंट तो वेक्टर नहीं हो सकता, आर वेक्टर है, तो डीएल को, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इसको वेक्टर मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डीएल क्या होता है, ये एक वेक्टर होता है। वैसे तो आई डीएल वेक्टर होता है, ध्यान देना, आई इंटू डीएल, इसे क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर। ये वेक्टर मानना पड़ेगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? आईडीएल क्या होता है, करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर, ये वेक्टर मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, किस डायरेक्शन में, अगर ये वेक्टर है तो किस डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर है, तो डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वेक्टर ये मैं ऐसे लिखूं, डायरेक्शन ऑफ current element vector is always in the direction of current. ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये एक वेक्टर माना जाएगा, या तो अब आइडियल को मान लो, बुक्स में डीएल माना जाता है, ठीक है, मैं आइडियल लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखोगे तो इसे ऐसे लिखते हो, ध्यान देना, डीवी, ये वेक्टर फॉर्म v नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, ये है वेक्टर फॉर्म बाय सावर्ट्स लॉ। बुक में इस तरीके से लिखा जाता है। मैंने आपको दो फॉर्म बता दिए, बेसिक फॉर्म है ऊपर वाली, ये है बेसिक फॉर्म, ध्यान देना, ये है एक्चुअल फॉर्म, लेकिन इससे आप करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए भी बायोट-सावर्ट्स लॉ डिफाइन कर सकते हो। यहाँ तक आया समझ में कि नहीं? बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें डीएल जो एलिमेंट लोगे, जो एलिमेंट लिया था, छोटा सा एलिमेंट है डीएल, ये एक वेक्टर है जिसे करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर बोला जाता है, और ये हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है, या तो करंट की डायरेक्शन में, या ड्रिफ्ट स्पीड की डायरेक्शन में, या वेलोसिटी की डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। देखिए, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की फिर डायरेक्शन कैसे, तो डायरेक्शन वही है, ध्यान देना, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ मैंने ना बहुत अच्छी तरीके से बनाया, देखो जो सा लॉ यूज करना है यूज कर लेना, इसे ऊपर ले जाता हूँ। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब। उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। राइट हैंड की थंब को आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन में इंक्लाइन करोगे, ठीक है। और आप ये देखो कि फिंगर जो है कैसे कर्ल हो रही है, तो अगर आप ढंग से देखोगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, फिंगर ऐसे कर्ल हो रही है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अगर करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो फिर ऐसे, यहाँ पे भी देखो दिखाया गया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। करंट जब ऊपर आ रहा है, तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन मैंने बनाया हुआ है, ये एग्जैक्टली जो करंट है, करंट मतलब चार्ज जिस डायरेक्शन में भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में होगा ना, करंट ऊपर की तरफ भाग रहा है ना चार्ज, तो करंट भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो ये जो प्लेन है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर। इस प्लेन में जो है कैसे जा रही है, ऐसे, ठीक है। और ये चीज समझ में आई सभी को? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे दोनों चीजें बता देता हूँ। अगर करंट जा रहा है ऊपर ऐसे,
तो ध्यान से समझना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसे जारी होंगी, बाहर की तरफ निकल रही है, प्लेन के बाहर की तरफ निकल रही है। तो प्लेन की तरफ बाहर की तरफ निकलने का मतलब क्या होता है, ऐसे दिखाया जाता है। ये चीज समझ लेना। गोइंग आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर निकल रही है, ठीक है। और यहां पे वही वापस मूव करके प्लेन के अंदर घुस जाएंगी। गोइंग इनटू द प्लेन, उसको बनाने का तरीका ऐसा रहता है, देखो ऐसे ऐसे 3D में दिखा दिया जाता है, तो समझने की कोशिश करो। हमें 3D से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, 3D के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसमें, लेकिन 3D से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इसे 3D में विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा, अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ बिल्कुल उल्टा होगा, यहाँ पे अंदर घुस जाएंगी फील्ड लाइंस और यहां से बाहर निकल। समझ में आ गया क्या? यस सर। क्योंकि डायरेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो लॉ जो है वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये है बायोट सावर्ट्स लॉ, आपका बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है, याद रख लेना ये, ठीक है। अब हम जो है कुछ डेरिवेशंस करेंगे। हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग वायर कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से। तो सबसे जो बेसिक अभी हमें हमारा टास्क होगा वो होगा कि ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, हमें ये देखना है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? अच्छा, बात बाय द वे मैं एक चीज यहाँ पे बताना भूल गया कि ये ना छोटे से एलिमेंट की वजह से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ये छोटे से एलिमेंट की वजह से है, ठीक है। तो अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यू हैव टू इंटीग्रेट इट, क्योंकि एक एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है पूरे उसमें, कितने एलिमेंट है, ऐसे कितने भी एलिमेंट बना सकते हो आप, इनफाइनाइट एलिमेंट्स बनेंगे ऐसे। तो आपको एक एलिमेंट की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन एलिमेंट, ध्यान से समझना। ये जो है जो आपने निकाली है ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन एलिमेंट है, ठीक है। आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ प्रॉपर लिमिट्स सो दैट यू कैन फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई क्या? ठीक है, यस। ठीक है। अब पहला डेरिवेशन ले रहा हूं मैं। पहला डेरिवेशन क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, ध्यान देना। डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, और कौन सा वायर है, वायर में भी आपको ध्यान देना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब इमेजिन करो ये एक वायर है, ठीक है ना, ठीक है, इतनी ही लेंथ है फिलहाल इसकी, ठीक है। इस वायर में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है और आपसे बोला गया है कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर एट ए डिस्टेंस r, इस पॉइंट पे, इस पूरे करंट कैरिंग वायर की वजह से r दूरी पे, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान देना, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a पॉइंट का,
तो आपको बताना है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ए पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट चूज करोगे। सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट चूज करोगे। डेरिवेशन समझ लो, अगर डेरिवेशन समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं बचता है इसमें, ठीक है। डेरिवेशन ढंग से समझो, ठीक है। मैंने एक एलिमेंट लिया, कहां से, एल दूरी पे, ध्यान देना, एल दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, डीएल। ये डीएल क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर, ध्यान देना। और ये करंट की डायरेक्शन में लेना है। अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में लीजिए तो आंसर गलत आएगा, फिर बता रहा हूं। ये वेक्टर है, एक छोटा सा वेक्टर, करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर। ये करंट की ही डायरेक्शन में लिया जाता है। उल्टा मत ले लेना, आप बोलोगे कि सर मैं यहां से लेना चाहता हूं, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर डीएल ऐसे रहेगा, करंट की ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने ऊपर बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस डीएल से ये जो पॉइंट है, कौन मुझे बताएगा ये आर की टर्म्स में कितनी दूरी पे होगा, बताएगा कोई? आर की टर्म्स में देखो, मैं हर चीज आर की टर्म्स में निकालूंगा क्योंकि मुझे स्पेसिफाई आर है। कौन बताएगा? डायरेक्टली नहीं करता, ठीक है, समझ लो। एक्स दूरी पे है, समझ में आया? यहां तक समझ लो, एकदम नहीं कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट, ये डीएल से कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, ठीक है। ये एंगल मान लिया थीटा, फाइव, नॉट थीटा, फाइव। कौन मुझे बताएगा इस छोटे से एलिमेंट पे की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, बताएगा कोई? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल। थीटा किसके बीच का एंगल है? यस, थीटा किसके बीच का एंगल था? वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर। हाँ वो तो था, लेकिन मैंने दूसरी फॉर्म यूज कर रहा हूँ, कौन सी, आईडीएल वाली। तो वहां पे किसके बीच में एंगल था, देख जरा, थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा किसके बीच का एंगल होगा? डीएल और आर वेक्टर के बीच में। समझ में आया क्या? हाँ एंगल बिटवीन, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, करंट कैरिंग एलिमेंट और उस पॉइंट की करंट कैरिंग एलिमेंट से जो दूरी है उसका वेक्टर, वो वाला वेक्टर, उसके बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सा एंगल है, देखो ये है डीएल वेक्टर और ये है आर वेक्टर। देखो ये आर मत लेना, ये तो आर डिस्टेंस दिया हुआ है, ये है आर वेक्टर, दिख रहा है कितना यस एंगल सर। है उनके बीच में? ये एंगल है, कौन बताएगा कितना होगा? नाइन्टी प्लस फाइव। ठीक है, बहुत बढ़िया, 90 प्लस 5 डायरेक्टली डाल रहा हूँ, ढंग से समझ लेना। अपॉन कितनी दूरी पे है, एक्स स्क्वायर दूरी पे, ठीक है। ये पॉइंट डीएल से एक्स स्क्वायर दूरी पे, तो एक्स लीजिए, एक्स दूरी पे तो एक्स स्क्वायर। तो आपका जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आई वो आई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 95 प्लस 5 क्या होता है, cos 5 बाय एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, ध्यान देना, अगर आप ढंग से समझ पा रहे हो तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, पहले कभी आया था, ऐसा कभी आया था, याद है किसी को? कहाँ आया था? इलेक्ट्रिसिटी में करवाया था, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवाया था मैंने, ऐसा कुछ। याद है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यस सर। चार्ज रॉड,
हाँ सर। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल सेम। अब आप क्या करोगे, जितने भी एलिमेंट है, जैसे आई तो अब चेंज नहीं हो सकता, डीएल एक्स, ये कोशिश करोगे आप फाई और आर के टर्म्स में लिखो, क्योंकि आपको एक्स नहीं चाहिए। आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, ये जो डेरिवेशन है इसमें दिया क्या है, सिर्फ करंट दिया हुआ है, ध्यान देना, आई इज दी करंट फ्लोइंग इन दी वायर, ये दिया हुआ है, और आर दिया है। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम वायर। आपको ये दिया हुआ है, बस दो चीजें दी हुई हैं और कुछ नहीं दिया हुआ आपको। तो आप कोशिश करोगे, अब डीएल आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो आप डीएल और एक्स को कोशिश करोगे किस में लाने की, आर और फाइव के बीच में। बस यही आपका काम है। अगर ये कर लिया तो फिर इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। कौन मुझे बताएगा कि एल और आर के बीच में क्या रिलेशन है, एल बाई आर क्या होगा, tan phi। tan phi। बहुत बढ़िया, ये पहला रिलेशन हो गया। इससे मैं डीएल को आर और फाई के टर्म में लिख पाऊंगा, ठीक है, ये पहला हो गया। अब बताओ एक्स और आर के बीच में क्या रिलेशन है, आर बाई एक्स क्या होगा, cos cos phi। phi। cos phi। कौन बताएगा एक्स क्या आ गया, r sec phi। आर सेक फाई। तो ये एक्स की जगह आर सेक फाई लिख दूंगा और कुछ नहीं। अब यहां देखो, एल जो है वो आया आर टेन फाई, बट मुझे एल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डीएल चाहिए, ठीक है ना, मुझे डीएल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डीएल कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं, ध्यान देना, डेरिवेटिव ले रहा हूं, डीएल बाय डी फाई। डीएल बाय डी आर मत कर देना, आर कांस्टेंट है। देखो क्या क्या होता है, ध्यान से समझना, जब आप ये डीएल लोगे, ये डीएल लोगे, तो इसके लिए क्या चेंज होगा, फाई चेंज होगा। देखो इस डीएल के लिए क्या होगा, फाई चेंज होगा। तो जब अलग अलग डीएल ले रहे हो आप, अलग अलग करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर ले रहे हो, तो उसके लिए ये आर जो है ना, ये आर, ये वाला आर, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स्ड है। क्या चेंज हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है। तो जब आप डेरिवेटिव लोगे तो किसके रिस्पेक्ट में लोगे, फाई के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई। सो डीएल बाय डी फाई क्या होगा, आर सेक स्क्वायर फाई। टेन फाई का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो डीएल जो आया वो आया आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, उठा के डाल दो यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2। बस हो गया आपका काम, इतना ही करना था आपको। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा दिया, तो समझने की कोशिश कर लो। आई डीएल की जगह क्या लिखा आपने, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। आगे क्या है, आगे है cos फाई, और x की जगह क्या डालोगे, r sec फाई, तो r स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। तो देखो सारी चीजें जो है r और फाई के टर्म्स में आ चुकी है। बात समझ में आई। sec Yes sir। फाई sec स्क्वायर फाई उड़ गया, एक r उड़ गया, तो बचा क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई i, नीचे r आ गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये तो कांस्टेंट ही है, आर कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो बाहर ही निकल जाएगा। अब अंदर देखो क्या बचता है, अंदर सिर्फ एक ही चीज बच रही है, क्या, cos फाई डी फाई। कुछ समझ में आया क्या किया मैंने, हाँ सर। ये आया एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है। अब कौन मुझे बताएगा इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, बताएगा कोई, यहाँ पे किधर किस डायरेक्शन में आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन में आएगी, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रही है कि प्लेन के बाहर निकल रही है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, into the plane। इनटू द प्लेन, है ना। अगर करंट देखो, करंट ऐसे जा रहा है, हाथ को देखना यहाँ पे, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन में थंब को कर दो। अरे करंट की डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, चार्ज ऊपर की तरफ भाग रहे हैं ऐसा सोचो, करंट की डायरेक्शन में कर दिया।
हम कहाँ घुस रहा है, ये कर्ल करके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन है अंदर की तरफ। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं इस एलिमेंट की वजह से किस तरफ, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट लेते तो आप क्या बोलते हैं, अंदर की तरफ। मैं आपसे बोल रहा हूँ इस एलिमेंट की वजह से किस तरफ, तो आप क्या बोलते हैं, अंदर की तरफ। तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? यस सर। तो मुझे क्या कर देना चाहिए, सीधा इंटीग्रेट कर देना चाहिए। याद है कुछ ऐसा, अगर डायरेक्शन अलग अलग आती, अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आती, तो फिर मैं क्या करता था, कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करता था। और अगर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, सारी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में थी, तो सीधा ही इंटीग्रेट कर देते थे। यहाँ पे वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ, ये छोटी छोटी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी की सारी कहाँ घुस रही है, प्लेन के अंदर घुस रही है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो सारी की सारी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो, सारी की सारी ऐसी ऐड कर रहे हो, मतलब ये छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड को आप सिंपल ऐड कर दे रहे हो, यानी कि आप सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हो। तो बस सिंपल इंटीग्रेट कर दो और कुछ नहीं, ठीक है। सिंस, यहां लिख दे रहा हूं, सिंस all the magnetic field dBs are going into the plane, the net magnetic field is given by the integration. By integration, इंटीग्रेट कर दो, कर दीजिए इंटीग्रेट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे विद प्रॉपर लिमिट। तो लिमिट में अभी आपको बताऊंगा लिमिट कैसे लेनी है। कौन मुझे बताएगा इसमें क्या कांस्टेंट आ रहा है? μ0/4π कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? मटेरियल सेम है, बाहर वैक्यूम है तो वो चेंज नहीं होगा। करंट भी सेम है और आर भी सेम है। आर क्या है? आर इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वायर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो आर भी फिक्स्ड है। बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? अंदर बच गया cos फाई का इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट। तो लिमिट ध्यान देना, लिमिट में लगा रहा हूं यहाँ पे। देखो सबसे पहला एलिमेंट होगा यहाँ पे, ये सबसे पहला एलिमेंट है, ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आएगा। अगर सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आएगा तो ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एंगल है फाई 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान देना, ध्यान से सुनो, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल है फाई 2। कौन मुझे बताएगा फाई किसके बीच में वेरी कर रहा है? सबसे पहला एलिमेंट जब यहाँ पे, तो उसके लिए फाई कितना है? फाई की वैल्यू, फाई की तो लिमिट, हाँ फाई 1 है ना। लेकिन ध्यान से समझना कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है सभी को, जो डॉटेड फॉर्म में, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट के लिए जो एंगल है, उसके सारे नीचे वाले एलिमेंट के लिए जो एंगल होंगे वो आप मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उस लाइन के अबव वाले जो एलिमेंट है उनके लिए फाई मेजर करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो लिमिट कहां से कहां जाएगी? क्योंकि नीचे वाले सारे एंगल, नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए सारे एंगल कैसे मेजर कर रहे हो आप? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उन्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा। और ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो एंगल आप मेजर कर रहे हो वो क्लॉकवाइज में कर रहे हो, तो उसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एक तो क्या बोलते हैं, कन्वेंशन आपको माननी पड़ेगी। अगर सारी एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे होते तो फिर पॉजिटिव ले सकते थे आप। लेकिन क्योंकि नीचे वाले सारे एंगल आप किस में मेजर कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज में, तो नीचे वाले आप नेगेटिव में लोगे और बाकी ऊपर वाले एंगल्स, ऊपर वाले जो एलिमेंट्स के एंगल है वो किस में लोगे? पॉजिटिव, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेट करते हो तो जो लिमिट जाएगी वो कहां से कहां जाएगी बताएगा कोई?
-5 से 5 -5 बहुत बढ़िया, -5 से 5 हो गया मेरा काम। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आप लोगों को पता है cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप तो सब sin पढ़ ही रहे 5 हो। sin phi साइन फाई माइनस साइन फाई, ठीक है ना? गलती मत कर देना, वरना इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन होता तो माइनस साइन फाई, ठीक है? पहले लिमिट डाल दो, पहली लिमिट डालोगे फाई की जगह क्या आएगा? फाई 2। दूसरी लिमिट डालोगे फाई की जगह आएगा -φ1, और दोनों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आई वो आई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 2। आप सबको पता है साइन -φ2, अगर अंदर माइनस साइन हो तो ये माइनस साइन बाहर आ जाता है, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से। yes sir माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आंसर डायरेक्टली आ गया क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। डायरेक्शन बताओ क्या है? into the plane हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन। मैं फिर बता रहा हूँ, डायरेक्शन का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्शन तो मैंने ये बता दिया, ये जो है बाहर जो मैंने बताई है ना, ये वाला बताया था, इसको याद रखना बस। ये 2D में इससे ही काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको याद रखना, ठीक है? 3D में थोड़ी सी दिक्कत होती है। 3D में आप, क्योंकि 3D में क्या होगा, ये जो सर्कल बन रहा है ना, ये प्लेन में नहीं होता, ये क्या होता है, ये 3D में आएगा, कुछ 3D में आता है, इसलिए क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वहां पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसको ध्यान देना। 2D में तो आप आराम से बता दोगे, बस आप मैग्नीट्यूड का याद रखो, मैग्नीट्यूड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने बताया है, ये आपको बेसिकली क्या मिला है, क्या बताया मैंने आपको? ये दिया है मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। बात समझ में आ गई कि सभी को नहीं आएगी? yes sir अभी अप्लाई कराना सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, पर अभी तो डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गई तो कुछ बचता नहीं है, ठीक है? अब इसी में कुछ स्पेशल केस ध्यान देना, ये स्पेशल केस बहुत यूज होंगे, तो ध्यान देना। पहला स्पेशल केस एज यूजुअल, फर्स्ट स्पेशल केस, इफ the wire is infinite current carrying wire। कैसा वायर है? इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। समझ में आ रहा है कौन सा केस है ये? कभी करवाया था ना एक? yes sir कहाँ पे करवाया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में करवाया था, इसलिए मैंने आपको बताया भी था वहां पे कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है तो मैग्नेटिज्म में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना? देखना जरा ध्यान से समझना इस चीज को। ये है आपका वायर, ठीक है? यहां से भी इनफाइनाइट, यहां से भी इनफाइनाइट, मतलब ऊपर देखा तो उसकी कोई मतलब दिख ही नहीं रहा, अंत नहीं दिख रहा। नीचे देखा तो उसका कोई अंत नहीं दिख रहा। इतना बड़ा वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। मैं आपसे बोल रहा हूँ, बताओ इससे आर दूरी पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी? कौन बताएगा क्या होगा? ये φ1 φ2 कहाँ जाएंगे, बताएगा कोई जल्दी? π/2 हाँ, ये φ1 और φ2 ये कहाँ टेंस करेंगे? φ1 will tending towards 90 degree φ2 is also tending towards 90। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैंने एक एग्जांपल बताया था कि आपकी मान लीजिए बुर्ज खलीफा है, और बुर्ज खलीफा जो है ना पानी के अंदर खड़ी हुई है, यहाँ पे पानी, और आप यहाँ पे पानी पे खड़े हुए, बिल्कुल इसके क्या बोलते हैं,
जहां पे इसका बेस है वहां खड़े हो। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये आपकी मुंडी है, आप सीधा देख रहे हो ऐसे, मैं आपसे बोल रहा हूँ इसके टॉप को देखो, तो आपको मुंडी को कितना रोटेट करना पड़ेगा, तो मुंडी को 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा ऐसे, टॉप देखिए। तो हर एक एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इसके लिए एंगल 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, और सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसके लिए जो 5 होगा वो 90 डिग्री होगा। वैसे ही नीचे वाले, क्योंकि नीचे वाला भी क्या है, नीचे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट जा रहा है, तो नीचे आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा कुछ दिखेगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अपने मुंडी को आप कितना हिलाओगे कि नीचे वाला सेक्शन दिख जाए, तो बिल्कुल बोलोगे कि सर 90 डिग्री हिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो phi1 phi2 जब टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट जाते हैं, दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, तो ये जो पूरा का पूरा वायर है ये कैसा दिखता है आपको, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर दिखता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो देखो ध्यान देना, V0/4 पाई I/R, ये तो था ही उस फॉर्मूले में, देखो बस आप क्या डालोगे, phi2 की जगह 90 डाल दो, phi1 की जगह 90 डाल दो, डबल। हाँ डबल आ गया, मतलब ये आ गया 2, तो ये 2 से 2 गया कैंसिल आउट, तो आ गया आपका V0I/2πr। डायरेक्शन अभी भी अंदर की तरफ आया, समझ में आया, हाँ सर। ठीक है। Yes, और sir. करंट की डायरेक्शन अगर उल्टी होती, नीचे की तरफ जाता, तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहता, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता, डायरेक्शन फिर कहाँ जाती, ऊपर की तरफ आ जाती, बाहर. ठीक है। यहाँ अंदर की तरफ अगर यही डिस्टेंस आप यहाँ लेते, उतनी दूरी पे यहाँ पे लेते, तो यहाँ अंदर जाती, मतलब समझने की कोशिश करो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ, आया समझ में। Yes, sir. ये है पहला केस, ठीक है, याद रखना। इफ दी वायर इज इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, बेसिकली मुझे यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट इनफाइनाइट बेसिकली क्या है, स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, बेसिकली ये है, ठीक है। पूरा लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, ये पहला केस है, याद रखना, V0I/2πr, ठीक है। दूसरा, किसी को याद है एक और किया था केस, कौन सा था वो, इलेक्ट्रोस्टैट में किया था एक और केस था, कौन सी रॉड थी, दूसरी रॉड, Semi-infinite. बहुत बढ़िया, सेमी इनफाइनाइट रॉड। स्ट्रेट है, सेमी इनफाइनाइट रॉड, करंट कैरिंग वायर। कहने का मतलब कि अगर यही वायर सिर्फ एक तरफ से इंफिनिटी जाए, मतलब यहां से इंफिनिटी जाए, बट नीचे है ही नहीं कुछ भी, नीचे इसके कुछ भी नहीं है, तो ये एक तरफ से इनफाइनाइट आ गई। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, यस सर। Yes, sir. नीचे है ही नहीं, इस लाइन के नीचे है ही नहीं, ऊपर की तरफ इंफिनिटी जा रही है, तो क्या हो गया, ये एक सेमी इनफाइनाइट रॉड हो गई, ठीक है, या सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग रॉड, नहीं बोलूंगा, सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। उसके एक एंड पे पूछा है, ठीक है, एंड पे पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ये पूछा है आपसे। अच्छा, कितनी होगी यहाँ पे, सबसे पहले डायरेक्शन बताओ, चलो डायरेक्शन बताओ। प्लेन के अंदर। अंदर, बहुत बढ़िया, अंदर. हाँ बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान देना, समझ में आ जाना चाहिए आपको, जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ऐसे, तो ऊपर जो एंगल है phi2, वो तो 90 की तरफ जा रहा है, टेंडिंग टूवर्ड्स 90 है, लेकिन नीचे वाला, नीचे तो है ही नहीं कुछ 0. भी, तो phi1 कितना आ जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड आई μ0/4 पाई I/R
साइन 90 साइन 0 कितनी हो गई? 90 साइन 90 1 होता है और साइन 0 होता है, ठीक है। तो पहले के मुकाबले कितनी होगी बताएगा? पहले के मुकाबले कितनी होगी? हाफ। हाफ हो गई। समझ में आया कि नहीं? तो ये वैसे भी याद रख सकते हो, ये वैसे भी याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है? अगर ये भी होता, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये होता मतलब नीचे भी इन्फाइनाइट की तरफ जा रही होती, तो यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला थी, तो जैसे ही आप इसे उड़ाओगे, नीचे वाले पार्ट को उड़ाते हो, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? बिल्कुल हाफ हो जाएगी 10 टेस्ला की, यानी कि 5 टेस्ला हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, तो ये दो केसेस याद रखना। एक और केस बता देता हूँ, चलो एक और केस बताता हूँ। ये तीसरा लास्ट केस है, फिर एक और डेरिवेशन पे चलूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तीसरा ये भी करवाया था, अगर आपको याद होगा, पता नहीं याद है कि नहीं, अगर याद है तो आप कर लोगे, बताओगे। देखो ये एक वायर है, ध्यान देना, ये एक वायर है और मैं आपसे बोल रहा हूं इसके बीच में, बिल्कुल बीच में आर दूरी पे, बिल्कुल बीच में इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ बता देता हूं, इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है एल, और बिल्कुल बीच में आर दूरी पे मैंने एक पॉइंट लिया है यहाँ पे ए, इसमें करंट ऊपर जा रहा है ऐसे। बताइए ए पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? अब ध्यान देना, φ1 φ2 जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अब φ1 φ2 आपको निकालना पड़ेगा। तो ये है आपका φ2 और ये है आपका φ1, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी बताएगा कोई? l/2, L/2। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? l/2 L/2। हाँ, l/2 l/2। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? तो आप क्या बोलोगे? सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये तो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। बस आप यहाँ पे साइन φ1 और साइन φ2 डाल दो। कौन मुझे बताएगा साइन φ1 कितना आएगा? ध्यान से समझाओ क्या होगा, बताओ जल्दी। ये कितना है? ये कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4। ये चीज समझ में आई? यस सर। ट्राइंगल बन गया ना ये, राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस से निकाल सकता हूं। वैसे ये लेंथ भी क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4। साइन φ1 क्या होगा? l/2 परपेंडिकुलर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर। ये चीज समझ में आई? हाँ सर। यस सर। वैसे ही साइन φ2 सेम। कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अगर समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, इंटीग्रेट मत करने बैठ जाना कि सर इसे भी इंटीग्रेट कर दो। भाई मैं पहले ही फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में इंटीग्रेट कर चुका हूं सब कुछ, अब ये फॉर्मूला यूज करना है। डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया, बाकी इस फॉर्मूले में कुछ है नहीं, ठीक है ना। बाकी सिर्फ और सिर्फ यूज करना है। एलसीएम कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4, और ऊपर क्या है? l/2 प्लस l/2 दैट इज l। आ गया समझ में? यस सर। ये है। यस सर। ठीक है, ये रहे यहाँ तक, तो प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ठीक है, ये 3 केसेस याद रखोगे फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं अभी एक और डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं, बताओ जल्दी। यस सर। यस। ठीक है,
ठीक है, अब एक और डेरिवेशन करवा देता हूँ। कौन सा डेरिवेशन है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग। अब ध्यान से समझना, इसी वायर को हमने क्या किया, ऐसे क्या बना दिया, एक लूप में बना दिया कंप्लीट करके। ठीक है, ये जो स्ट्रेट वायर थी इसको मैंने एक लूप में शेप दे दिया। ठीक है, जैसे ही मैं लूप में शेप देता हूं तो आपको पता चलेगा, एक लूप है, ये सर्कुलर लूप है। ठीक है ना, वैसे तो लूप कैसी भी शेप की हो सकती है। आप बोलोगे कि सर आपने सर्कुलर क्यों ली, पेंटागन ले लेते, हेक्सागन ले लेते, हेक्सागन शेप की, स्क्वायर शेप की ले लेते, ट्रायंगुलर शेप की, मन मर्जी है आपकी। मैं डेरिवेशन किसके लिए करवा रहा हूं, मैं सिर्फ एक सर्कुलर लूप बनाई है मैंने, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, और मैं मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे। कहां पूछा जाएगा आपसे, मैग्नेटिक फील्ड बताओ सेंटर पे, इसका सेंटर यहां कहीं है। ठीक है, इमेजिन करो कि इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। आप क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, फिर से वही चीज कर रहा हूं, ध्यान देना, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे करंट की डायरेक्शन में, ये है छोटा सा एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट। इससे आर दूरी पे, ठीक है, स्मॉल आर ले लेता हूं, स्मॉलर आर, स्मॉलर आर दूरी पे सेंटर मौजूद है। कौन मुझे बताएगा डीएल और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90, हमेशा। यस, समझ में आया ये चीज, हर जगह कहीं पे भी देख लो आप। यस सर। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक एलिमेंट लोगे, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे भी देख लो आप, ये डीएल है और ये आपका आर हो गया, देखो ये अभी भी एंगल कितना है, 90 है। तो डीएल और आर के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, 90, सारे एलिमेंट्स के। तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैं क्या लिखूंगा, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90। समझ में आया ये क्या है, यस सर। आई डी एल और थीटा किसके बीच में एंगल है, डीएल और आर के बीच में। तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है, 90 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर जो है, ये चीज ध्यान देनी है, डीएल से सी पॉइंट की दूरी है, डीएल से इस एलिमेंट से सी पॉइंट की दूरी, दैट इज आर। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द लूप भी है, ध्यान देना। ये छोटा सा, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब ध्यान देना इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, कौन बताएगा किस डायरेक्शन में है। अब डायरेक्टली तो पता नहीं चल रहा, तो आप क्या करोगे, डीएल क्रॉस आर करो। वैसे तो आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो देखो करंट ऐसे जा रहा है, यहां देखोगे तो करंट की डायरेक्शन ये है, देखो ऐसे आ रहा है समझ में करंट। यस सर। आप क्या करो, थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में थंब कर लो, और अब देखो सी पॉइंट पे जो उंगलियां हैं वो बाहर आ रही है कि अंदर जा रही है, देखो जरा। राइट हैंड की थंब को करंट की डायरेक्शन में कर लो, और ये देखो सेंटर पे उंगलियां बाहर आ रही है कि अंदर जा रही है, अंदर। ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो। बाहर आ रही। बाहर आ रही है सर। बाहर आ रही है भाई, ऐसे देखो ना, यहां बाहर आ रही है, देखो यहां ध्यान देना, यहां बाहर आ रही है, यहां अंदर जा रही है, यहां बाहर आ रही है, यहां अंदर जा रही है। तो इसको देखो ऐसे दिखाया जाता है, देखो ये देखो, ये दिख रहा है सभी को ऐसे। यस सर। इसमें करंट ना देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से जा रही है अंदर, यहां से आ रही है बाहर, उल्टा है ये बेसिकली, क्योंकि करंट उल्टा बह रहा है। देखो
उल्टा नहीं है, सीधा तो है, सही तो है ना? देखो ऐसे तो पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, बाहर निकलेंगी, और यहाँ पे क्या होगा, अंदर जाएंगे। ऐसे देखो, यहाँ देखो, यहाँ से ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखोगे तो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उल्टी है, करंट की डायरेक्शन उल्टी है, तो करंट की डायरेक्शन अगर उल्टी है तो यहाँ ऐसे अंदर जाएंगे, देखो ऐसे अंदर जा रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। यस सर। तो सारे एलिमेंट्स की वजह से, सारे एलिमेंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, सेंटर पे बाहर निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो अगर बाहर की तरफ निकल रही है तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना, सारी बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, डायरेक्शन सभी की सेम है, तो आप सीधा इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ बीबीसी, ये इंटीग्रेट करना है। देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कौन बताएगा क्या क्या कॉमन आ रहा है? म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन आ गया, आई कॉमन आ गया, करंट कॉमन आ गया, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया। क्यों आया आर स्क्वायर कॉमन? क्योंकि सारे एलिमेंट के लिए आर कांस्टेंट है। देखो इस एलिमेंट के लिए ये आर कांस्टेंट है, इस एलिमेंट के लिए भी ये आर कांस्टेंट है, इस एलिमेंट के लिए भी आर कांस्टेंट है। हर एक एलिमेंट से सेंटर की दूरी कितनी है, आर दूरी पे, तो आर कांस्टेंट है। तो आर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हो। अंदर सिर्फ डीएल बचता है। अब डीएल का इंटीग्रेशन तो अगर आप ढंग से देखते हो, यहाँ पे लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे डीएल का एलिमेंट का डीएल एलिमेंट अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सर्कमफ्रेंस ऑफ दी, सर्कमफ्रेंस। हाँ, सारे डीएल एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो, ऐसे डीएल 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 सब ऐड कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपको, पेरीमीटर पता चल जाएगा सर्कल का, ठीक है ना, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ये सीधा आ गया 2 पाई, 2 पाई, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आर आर उड़ गया, ठीक है, ये 2 से गया और ये पाई पाई भी चले गया, ठीक है। तो आपका आंसर आया म्यू नॉट आई, ऊपर आ गया, नीचे आ गया 2r, ठीक है, और डायरेक्शन जो है वो बाहर आ गई। यस, क्लियर हुआ यहाँ तक? सर हम बस सेंटर पे फाइंड कर सकते हैं ना? हाँ जी, सिर्फ सेंटर पे फाइंड आउट कर सकते हो। सेंटर पे फाइंड आउट कर पाओगे, या सेंटर से एक लाइन निकलेगी, अभी एक एक्सिस निकलेगी जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, उस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे कर पाओगे। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ करके दिखाओ, तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ निकालना इतना मुश्किल है कि डीएल यहाँ पे है, ये डिस्टेंस चाहिए, ये एंगल चाहिए। वैसे ही यहाँ पे अगर देखोगे डीएल यहाँ पे, ये डिस्टेंस चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो आप निकाल नहीं सकते। ये कंप्यूटर ही निकाल सकता है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। कंप्यूटर में कैपेबिलिटी होती है, कंप्यूटर निकाल देता है, ठीक है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दे लो, ध्यान से समझना, इसी में एक और पार्ट दे रहा हूं इसी में। ध्यान से समझना, मान लीजिए लूप इतनी बड़ी है ही नहीं, ठीक है, ध्यान से समझना मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। इसे मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, 2 बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए लूप इतनी बड़ी है ही नहीं, ये लूप सिर्फ कितनी बड़ी है, ध्यान से समझना।
लेट्स एज्यूम कि ये इतनी बड़ी है बस। ये सर्कुलर रूप नहीं रही, अब ये क्या बन गई? क्या हो गई ये बताएगा कोई? अगर लूप का कोई हिस्सा लिया जाए तो क्या होता है, क्या कहलाता है वो? आर्क। आर्क। बहुत बढ़िया। तो ये अब ये आर्क है एक। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग आर्क एट इट्स सेंटर। ध्यान से समझना, करोगे तो भाई कुछ नया तो करना नहीं है। छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना आएगा बताएगा कोई? कितना आ रहा था? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाई आर स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई है सभी को? अरे यही तो करना है, छोटा सा एलिमेंट लिया। यस सर। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आप बताओ लिमिट लेनी पड़ेगी। अब जरा मुझे बताओ कि चलो बिना लिमिट के करके दिखाता हूं। आई डी एल बाई आर स्क्वायर, बताओ क्या क्या कांस्टेंट आ रहा है? डीएल सारा को काम तो प्लस वही होगा। हाँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, ये तो कॉमन ही आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ डीएल एक्चुअल में है क्या? इस केस में क्या है डीएल? क्या डीएल सरकमफ्रेंस है कि लेंथ ऑफ आर्क है? लेंथ ऑफ आर्क। हाँ, तो अब जो है डीएल लेंथ ऑफ आर्क है, ध्यान देना, सरकमफ्रेंस नहीं होगा। अब ये जो डीएल का इंटीग्रेशन है ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। तो अब जरा जरा ध्यान से समझ लो कि अगर मैं ये एंगल स्पेसिफाई कर दूं आपके लिए, ये एंगल स्पेसिफाई कर दिया, लेट्स टेक ये एंगल है अल्फा इन रेडियंस। ऑब्वियस सी बात है ये रेडियंस में है। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा लेंथ ऑफ द आर्क कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड अल्फा? क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क? क्या होती है? अल्फा इंटू आर। समझ में आया? थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क पर यूनिट रेडियस होता है, याद है किसी को? यस सर। यस सर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? थीटा इंटू आर। अब यहाँ पे थीटा क्या दिया हुआ है? थीटा अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, ये अल्फा, ये पूरा एंगल दिया हुआ है अल्फा, यहां से यहां तक ये एंगल दिया हुआ है। कौन सा एंगल लेना है? वही एंगल लेना है जिस आर्क में करंट फ्लो कर रहा है। किस पार्ट में करंट फ्लो नहीं कर रहा? इस पार्ट में देखो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ध्यान देना, इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये एंगल नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो अल्फा आर लिख दिया मैंने, तो आर आर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई सेंटर पे वो कितनी आ गई? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा। अल्फा इन रेडियन ले लेना। मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप ये फॉर्मूला याद मत करो डेरिवेशन के लिए। ये डेरिवेशन जो है ना, ये आपके सिलेबस में है, यहां से यहां तक ये आपके सिलेबस में है, ध्यान देना। ये वाला पार्ट पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फॉर्मूला वाइज आप ये फॉर्मूला याद करोगे, न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला याद करोगे। क्योंकि इसमें क्या है, इससे एक फायदा होता है। क्या फायदा? देखना, ध्यान देना। स्पेशल केसेस बता रहा हूं, इसी में सारे आ जाएंगे इसी में। क्या? इफ अल्फा इज 2 पाई, सोचो क्या बन जाएगी अगर अल्फा 2 पाई हो जाए पूरा पूरा, तो क्या बन गई? सर्कुलर लूप बन जाएगी। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अगर आपने अल्फा 2 पाई ले लिया तो आप खुद इमेजिन करो, अगर अल्फा पूरा 2 पाई ले लिया तो ये पूरी लूप नहीं बन गई, ऐसे पूरी नहीं बन गई, यहाँ पे यहां से यहां पूरी बन गई ना। तो अगर आपने अल्फा 2 पाई लिया तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कितनी आएगी, पहले जितनी ही आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई।
देखो पाई पाई गया और ये 2 से 2 गया, कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। डायरेक्शन आप खुद देख लेना। अगर मैं आपसे बोलूं इसी में अल्फा इज इक्वल टू पाई, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगी सेमी सर्कुलर लूप। ये सारे केसेस क्यों बता रहा हूँ, ये सारे केसेस इसलिए बता रहा हूँ एक ही बारे में, ताकि न्यूमेरिकल आए ना तो आप धड़ाधड़ कर पाओ। देखो ध्यान देना, ये लूप ऐसी है, ऐसे ये लूप है, सेमी सर्कुलर लूप। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस अब जरा मुझे बताओ, अगर पूरी लूप होती तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आती, म्यू नॉट आई बाय 2r। लेकिन आधी निकाल ली है आपने, आधी जो है लूप आपने निकाल ली है, तो थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जानी चाहिए, हाफ। यस सर। तो आप देखो सेंटर पे कितनी आ रही है, सेंटर पे कितनी आ रही है, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 4 पाई आर, तो 4 पाई आर तो वैसे ही रहेगा, पाई 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 क्या, म्यू नॉट आई बाय 4r, तो क्या हो गई, हाफ हो गई। सोचो अगर ये क्वार्टर होती तो, अरे भाई बताओ। 8r आता सर। हाँ तो कितना हो जाता, इसकी भी हाफ हो जाती, यानी कि 1/8 हो जाता, म्यू नॉट आई बाय 8r। तो इस तरीके से सोच लें, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो मतलब आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, फॉर n टर्न्स ऑफ द लूप, आप इमेजिन करो कि आपने इसी वायर को ऐसे टर्न्स दिए, देखना जरा, पहला वहीं पे देते जा रहे हो, दूसरा तीसरा ऐसे वहीं पे देते जा रहे हो, चौथा पांचवा ऐसे टर्न्स देते जा रहे हो। क्या सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, हर एक लूप की वजह से? देखो पहली लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऐसे जा रहा है, देखो। दूसरी लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो जितनी भी लूप्स हैं सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ जा रही है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पे, वो क्या हो जाएगी, n टाइम्स बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं। तो अगर n टाइम्स दे दोगे फॉर n टर्न्स ऑफ द लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पे, वो आएगी n टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन लूप। एक लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पता चल जाएगी। तो कितनी आएगी, n इंटू एक लूप की वजह से कितनी है, म्यू नॉट आई बाय 2r। ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 2r। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न से बस आप इंटू कर दोगे, और इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक आया कि नहीं समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये है आपका डेरिवेशन, ये सिर्फ डेरिवेशन इतना है, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा बताया ताकि समझ लेना इस चीज को। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, ये है आपके काम का। ठीक है, इतना है आपके काम का एक्चुअल में। और ये वाला जो पार्ट है, ये जब मैं शेयर करूंगा तो इसमें लिख दूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ द सर्कल, करंट कैरिंग आर्क ऑफ द सर्कल, वो आती है ये। ठीक है, ये आप याद करके रखोगे, ये आपको फॉर्मूले बेसिकली आपको याद करके रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, ये याद करके रखना है। डेरिवेशन जो है वो ऊपर वाला। चलिए अब मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊं,
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, 10 मिनट में कोशिश करते हैं एक दो क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जो है अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बनाऊंगा। ये दो मेन डेरिवेशंस है, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, और बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं तो ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, देखिए इधर क्वेश्चन क्या है, आपको बस मुझे बताना है एग्जांपल के तौर पर। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट फॉलोइंग पॉइंट्स। Due to current carrying wire, करंट फ्लो कर रहा है इसमें 10 एम्पियर। आपको 10 सेंटीमीटर पे बतानी है। ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री। डायरेक्शन भी बतानी है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। जल्दी बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा। V0/4 पाई I बाई R, याद रखना है, ये तो साथ ही में है। साइन फाई 2 प्लस साइन 5। V0/4 पाई की वैल्यू देखो, V0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो नीचे 4 पाई है तो 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्टली याद रखना V0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। याद रहेगा। यस, ठीक है। करंट 10, पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दूरी पे है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻²। ये V0 I अपॉन R हो गया, V0/4 पाई I बाई R हो गया। ठीक है, नेक्स्ट साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। साइन फाई 2 कितना है 37 और साइन फाई 1 कितना है साइन 53। बस हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आती है 10 से 10 गया 10⁻⁻⁷ प्लस 2 साइन 37 आप लोगों को पता है 3/5 होता है और साइन 53 होता है 4/5। तो आपका आंसर आता है 7/5 10⁻⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, डायरेक्शन का अंदर की बाहर, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन, अंदर। इनटू द प्लेन, बहुत बढ़िया, इनटू द प्लेन, अंदर जा रहा है तो यानी कि क्रॉस। ठीक है, क्रॉस पहला। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, टाइम है अभी। छोटा सा न्यूमेरिकल है, ढंग से समझना। फाइंड आउट द पॉइंट where net magnetic field is 0। अब देखते हैं आप दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। ये इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट वायर है, दोनों 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर ऊपर की तरफ, इसमें करंट जा रहा है 5 एम्पियर ऊपर की तरफ। कौन बताएगा कि कहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, सोच के बताओ।
3 सेक्शन है आपके पास यहाँ। किस सेक्शन में हो सकती है, कौन बताएगा? ये जो फर्स्ट वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कहां जाएगी, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? सोचो। बाहर। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। और इस वायर की वजह से? बाहर। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। बहुत बढ़िया। ये दोनों ऐड होंगी कि सब्ट्रैक्ट होंगी? ऐड। ऐड। यानी कि यहाँ पे 0 नहीं आएगी। क्या यहाँ पे 0 आएगी? यहाँ पे दोनों की वजह से अंदर की तरफ, ये भी दोनों क्या होंगी? ऐड होंगी। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। बीच में देखो क्या होता है, बीच में क्या होगा? जो पहले वाला वायर है उसकी वजह से जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड, जाएगी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जाएगी। और दूसरे वाले की वजह से आएगी बाहर की तरफ। क्या एक दूसरे को उड़ा सकती है? यस सर। हो सकती है, डेफिनेटली उड़ा सकती है, क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल होगा, एक अंदर जा रही है एक बाहर जा रही है, तो 180 डिग्री एंगल में उड़ा सकती है। तो मैं ये मान लेता हूं कि क्योंकि दोनों इन्फिनिट वायर है, तो मान लीजिए x दूरी पे यहां पे कहीं पे नेट मैग्नेटिक फील्ड है 0। फर्स्ट वाली से x दूरी पे है 0, मान लिया मैंने। तो ये x निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 10 - x। 10 - x। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहले वाली वायर, ध्यान देना, फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी फर्स्ट वाले वायर की वजह से। अब ध्यान देना, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से आती है μ0I/2 पाई r। देखना जरा, याद है ये देखो, μ0I/2 पाई r। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना, वही क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, यहीं पे बना रहा हूं, समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं है। μ0I पहले वाले में कितना करंट जा रहा है? 5। 2 पाई r कितना है? x। फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में? अंदर जा रही है। सेकेंड वायर वाले वायर की वजह से B2 कितना? μ0 I कितना है? 10। 2 पाई कितनी दूरी पे है दूसरे से? 10 - x दूरी पे। समझ में आया? यस सर। ये कहां? बाहर की तरफ। अब क्योंकि एक प्लेन से बाहर आ रही है और एक प्लेन के अंदर जा रही है, तो दोनों के बीच में कितना हो गया एंगल? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी इधर B1 - B2 या B2 - B1, और ये कितनी हो जानी चाहिए? 0। समझ में आया क्या? हाँ सर। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो यहां से आप x निकाल सकते हो, क्या होगा? μ0 5/2 पाई x, μ0 10/2 पाई 10 - x। यहां से आप x निकाल लोगे, μ0 2 पाई क्या हो गया? उड़ गया, बचा 5/x = 10/10 - x। ये गया 2 से, 10 - x = क्या आ गया? 2x। x आ गया 10/3 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? यस सर। पिछले साल का क्वेश्चन है जेईई मेंस का, देख लेना, एक पेपर में आया हुआ था। कुछ नहीं था इसमें। अगर डेरिवेशन समझ में आ गया है और कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं कि भैया कैसे करना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स के कॉन्सेप्ट रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ बचता नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और 1-2 डेरिवेशंस भी है, ठीक है। आ गया समझ में कि नहीं आया आज? यस सर आया। प्लीज डेरिवेशंस कर लेना, आज ही डेरिवेशन कर लो, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में तो न्यूमेरिकली करवाऊंगा सारे के साथ, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।
ये मैं आज ही भेज देता हूँ, अभी भेज रहा हूँ, तो प्लीज आज ही ये डेरिवेशन कर लेना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दोनों आज ही कर लेना, ठीक है? अभी भेज रहा हूँ। थैंक यू, आज के लिए काफी। थैंक यू सर। ओके।